दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टाइगर रोड्स और इसकी स्टोरी चल रही है द क्वीर साइड ऑफ द थिंग्स। पिछले सारे एपिसोड प्लेलिस्ट में है और पिछले एपिसोड में केनेथ एंडरसन ने कहानी सुनाई थी एक डाकू की जो कि जंगल में रहता था और जिसका नाम था सेल्वा राज। अब आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। सेल्वा राज ने बहुत सारे लोगों को लूटा था, लेकिन हाल ही में जो उसने किया था, एक फिशरीज इंस्पेक्टर को उसके ही घर में जाके लूटा था और एक इंजीनियर की साइट जो कि डैम का सर्वे कर रहे थे वहां पर क्लर्क को लूट लिया था जिसके पास सैलरी के पैसे थे। लेकिन सेल्वा राज जो कि रॉबिन हुड था, अमीरों से लूट के गरीबों में बांटता था, उसने वो सैलरी के पैसे नहीं लूटे थे जो लेबरर्स काम कर चुके थे, वो पैसे लूटे थे जो करने वाले थे। अब केनेथ एंडरसन ने इंजीनियर से भी मुलाकात की, क्लर्क से भी मुलाकात की और मुलाकात की उस फिशरीज इंस्पेक्टर से। और केनेथ एंडरसन का कहना था कि मुझे डाकू से ज्यादा चिंता उस डैम की थी जो कि बन रहा था जंगल के इलाके में, और अगर वो बन जाता तो जंगल को बहुत नुकसान करता। यहाँ पर स्टाफ के क्वार्टर्स बनेंगे, कॉलोनी बनेगी, गाड़ियों का बहुत ज्यादा आना जाना होगा और शायद एक छोटी सी टाउनशिप भी बनेगी। और एंडरसन का कहना था कि वो छोटा सा जो एरिया था, जो गांव था उट्टा मलाई, और वो छोटी सी हट जो केनेथ एंडरसन ने बनाई थी, वो सब पानी में डूब जाती। अब इन सब चीजों के बारे में एंडरसन ने इंजीनियर से पूछा और इंजीनियर ने बड़े ही नम्र तरीके से बोला कि आप मेरे साथ मेरी जीप में चलिए, मैं आपको दिखाता हूं डैम कहां बनने वाला है। अब इंजीनियर साहब जीप में बैठे, केनेथ एंडरसन भी जीप में बैठे, साथ में बैठा एक तीसरा आदमी। वो तीसरा आदमी इंजीनियर साहब की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड था। सिर पे उसने ना तो पगड़ी पहनी थी ना ही कोई टोपी, नीचे उसने धोती पहनी थी, ऊपर से खाकी शर्ट, लेकिन जूते शानदार थे। अब रास्ते में एंडरसन ने पूछा इंजीनियर साहब से कि ये भाई साहब कौन है जो बंदूक लिए हैं। इंजीनियर ने बोला ये पुलिस कांस्टेबल है जो उनकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। इस इलाके में डाकुओं की दहशत है और उन्हें डर है कि कहीं उन्हें दोबारा ना लूट लिया जाए। अब बड़ी जल्दी ही इंजीनियर साहब और एंडरसन पहुंच गए उस साइट पर जहां पर बनाया जाना था डैम। उनके साथ वो बंदूकधारी भी उतरा, लेकिन जो जूते उसने पहने थे उसमें वो नदी के किनारे के पत्थरों में लड़खड़ा रहा था। रेत पर चलते वक्त भी उन जूतों को लग रहा था कि वो घसीट रहा है। अब केनेथ एंडरसन को मस्ती सूझी। उन्होंने इंजीनियर को आंख मारी और उसके बाद उस पुलिस वाले से बात करना शुरू किया। ये पूछा कि कौन डाकू है, किससे सुरक्षा करना चाहते हो इंजीनियर साहब की। और थोड़ी देर बात करते करते वो खुल गया। उसने बोला कि मैं मानता हूं हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे बेवकूफ हैं जिन्हें कुछ नहीं मालूम। मुझे एक सड़ी सी बंदूक पकड़ा दी है और बोल दिया है साहब की सुरक्षा करो, वो भी इतना खतरनाक डाकू जिसका नाम है सेल्वा राज। वो कब आता है, कहां से आता है, 300 पुलिस के जवान नहीं पकड़ पाते उसे। अब एंडरसन ने पूछा कि इस बंदूक में क्या खराबी है। उसने उतार के दे दी, बोला खुद ही आप चेक कर लीजिए। वो बंदूक देता हुआ बोला कि ये कहीं से भी राइफल नहीं है, ये सिर्फ एक बंदूक है। और जब अपने हाथ में वो बंदूक एंडरसन ने ली तो वो देख के दंग रह गए। वो .410 शॉटगन थी जिसकी वुडन केसिंग ऐसी बनाई गई थी कि वो लगे 303 की राइफल। अब जब बंदूक का गोला बारूद चेक किया गया तो 10 कारतूस थे जो कि थे .410 शॉटगन के कारतूस। अब उसने बोला कि ये चिड़िया मारने वाली बंदूक दे के मुझे भेजा है एक महान आदमी इंजीनियर साहब की सुरक्षा के लिए, और वो भी उस डाकू के सामने जो कि बहुत बढ़िया निशानेबाज है। अब उसने बोला कि ये चिड़िया मार बंदूक की रेंज 50 गज की है। मेरे सामने सेल्वराज 60 गज की दूरी पर बैठ जाएगा, मेरे ऊपर हंसेगा, मैं उसे नहीं मार सकता, वो मुझे और इंजीनियर साहब दोनों को मार सकता है। और ये कहते कहते उसने अपने मुंह से कुछ थूका। अब बड़ा ही गंभीर चेहरा बना के एंडरसन ने उससे पूछा कि मेरे दोस्त, तुम क्या करोगे अगर सेल्वराज सामने आ जाएगा। अब उस पुलिस वाले ने भी गंभीर चेहरा बना के बोला, इंजीनियर साहब की तरफ देखते हुए
और एंडरसन की तरफ देखते हुए, श्रीमान जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मेरी फैमिली भी है, पत्नी है, 6 बच्चे हैं, और जो सबसे छोटा बच्चा है वो तो गोद में है। अगर मैं यहाँ नौकरी पे ना हूं तो नौकरी चली जाएगी, और अगर मैं मारा जाऊं तो मेरी बीवी का क्या होगा और मेरे बच्चों का क्या होगा। श्रीमान जी, सच कहूं, अगर सेल्वा राज अभी आ जाएगा तो मैं बंदूक छोड़ के इसी वक्त भाग जाऊंगा। अब एंडरसन हंसने लगे और वो पुलिस वाला थोड़ा झेप गया। उसे लगा उसने कुछ गलत बात बोल दी है। एंडरसन ने कहा, चिंता मत करो, इस सेल्वा राज से मैं बड़ी जल्दी मिलने वाला। अब 3-4 महीने बीत गए थे और केनेथ एंडरसन की एक जमीन थी, करीब 12 एकड़, जो कि चिनार नदी के पास में थी। ये वहां गए, इनका इरादा था कैंपिंग करने का। ये जमीन केनेथ एंडरसन ने अपने दोस्त रंगा को दी हुई थी कि इसमें फसल उगाओ और खाओ। रंगा के बारे में केनेथ एंडरसन अपनी कई कहानियों में जिक्र कर चुके हैं, और रंगा ने एक झोपड़ी बनाई थी उस जमीन के किनारे पर, और वो अक्सर बोलता था कि श्रीमान जी, कभी आइए, यहाँ रहिए रात को। रंगा ने बोला था कि आप टेंट मत लगाइए, मेरी झोपड़ी में ही रहिए, क्योंकि बड़ा खतरनाक हाथी इस इलाके में घूम रहा है। कहीं आपका टेंट देखेगा तो उसका मन करेगा इसको तोड़ने को। अब जब एंडरसन ने सुना खतरनाक हाथी, बुरा हाथी, तो उन्होंने बोला कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जब मैं इधर आ रहा था। अब एंडरसन का सोचना था कि हाथी इस इलाके में क्या कर रहा है। ये करीब करीब गर्मी का बीच है, यानी मई जून के बीच का टाइम। यहाँ पर पानी नहीं है, पेड़ों में पत्ते नहीं है। हाथियों को पानी चाहिए होता है। वो पक्का कावेरी नदी के किनारे होंगे, जो कि यहाँ से काफी दूर है। तो हाथी यहाँ क्या करने आया है? तो एंडरसन ने कहा कि इस टाइम पे हाथी यहाँ कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यहाँ पर हाथी है? तो रंगा धीरे से बोला, श्रीमान जी, हाथी नहीं है, सेल्वा राज है। सेल्वा राज यहीं पे है। 1-2 दिन पहले मुझसे मिलने आया था, और वो मेरा दोस्त है। अगर आप मेरे पास रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप अकेले रहेंगे, क्या पता वो आपको लूट के ले जाए। तो एंडरसन खुशी से बोले, ये बहुत खुशी की बात है। मैं सेल्वराज से मिलने की कई महीनों से सोच रहा हूं। तुम उसे खबर पहुंचा दो कि वो मेरे टेंट में आए, मैं उसके साथ बात करना चाहता हूं। तो रंगा ने बोला, मैं क्यों खबर पहुंचा दूं? क्या मैं डकैत का मुखबिर हूं? तो एंडरसन ने कहा, मुझे मालूम है कि तुम हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तो एंडरसन ने अपना कैंप वहीं लगा लिया जहां वो हमेशा लगाते थे, जमीन के दूसरे छोर पर। ये बॉनफायर करते रहे। रात को 10-10:30 बजे तक रंगा से बातें करते रहे। उसके बाद आराम करने का मन हुआ। एंडरसन चले गए अपने कैंप के अंदर, और रंगा चला गया अपनी झोपड़ी में, जो कि थी जमीन के दूसरे किनारे पर। अब एंडरसन ने अपनी लालटेन बुझा दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लालटेन को देख के मच्छरों को मालूम चल जाए कि यहाँ पर कोई आदमी है, क्योंकि लालटेन की रोशनी से मच्छर बहुत आ जाते हैं। अब ये चांदनी रात थी, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, और दूर की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। जब पेड़ आपस में टकरा रहे थे, उनकी टहनियों की आवाज भी एंडरसन सुन सकते थे। इनको नींद आ गई, लेकिन जब तक ये सोए नहीं थे, डाकू के ही बारे में सोच रहे थे। अचानक से एंडरसन की नींद खुल गई। कोई आहट तो नहीं हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों एंडरसन को मालूम था कि वहां पर वो अकेले नहीं है। और उन्होंने ध्यान से देखा तो टेंट के बाहर एक आदमी खड़ा था। चांदनी रात में उसकी परछाई टेंट के ऊपर पड़ रही थी। अपने दोनों हाथों से उसने एक शॉटगन पकड़ी हुई थी, और उसका निशाना था एंडरसन के टेंट की तरफ। उसने खाकी शर्ट पहनी थी, शॉर्ट्स पहने थे, बेल्ट काफी बड़ी लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि उसमें चाकू लटक रहे हैं। उसके कंधे पे बेल्ट थी जिसमें कि कारतूस थे, और वो 12 बोर के कारतूस थे, क्योंकि उनके ब्रास के जो किनारे थे वो चांदनी रात में चमक रहे थे। उसके एक कंधे पे दूरबीन लटक रही थी। उसने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधा था, लेकिन उसकी कनपटी तक जो मूछें जाती थीं वो साफ दिखाई दे रही थी। और उसने पहने थे भूरे रंग के रबर शूज। अब एंडरसन ने अपनी आंखें मसली, फिर खोली, देखा वो अब भी वहां खड़ा था। इन्होंने अपनी घड़ी में टाइम देखा, रात के बजे हुए थे 2। अब एंडरसन उठ के बैठ गए और खुशी से बोले कि मम्टी वायन, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। लेकिन उसने बड़ी ही कड़क आवाज में जवाब दिया
कि यह बात करने का टाइम नहीं है अंग्रेज, मैं काम के लिए आया हूं। भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चुपचाप अपने टेंट के बाहर आओ, चांदनी रात में खड़े हो, मैं तुम्हारा सामान, तुम्हारी बंदूक लेकर जाऊंगा। अब एंडरसन उदास हो गए थे। उन्हें लग रहा था जिस इंसान से वो इतने दिनों से मिलना चाहते थे वो मिलने तो आया, लेकिन लग नहीं रहा कि यह मीटिंग खुशी वाली होने वाली है। लेकिन एंडरसन ने कहा कि अगर वो इस तरीके से ही मिलना चाहता है तो कोई बात नहीं, यही तरीका सही। अब एंडरसन ने कहा कि मम्टी वायन, मैं जहां बैठा हूं वहां से हिल नहीं रहा हूं, चिंता मत करो। मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है, तुम्हारे कारनामे भी सुने हैं। तुम्हारे कुछ कारनामों को मैं पसंद करता हूं, सारों को नहीं, और मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूं। मैं तुम्हें बहादुर आदमी समझता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम एक कायर आदमी हो, बहुत बड़े कायर। तो वो चिल्लाया कि अंग्रेज, मुझे उस लेवल पे लेके मत जाओ कि जहां मैं कुछ कर दूं। अब एंडरसन का कलेजा मुंह को आ रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत रखते हुए उन्होंने कहा कि देखो मम्टी वायन, यानी कि सेल्वाराज, तुम मुझे गोली मार नहीं सकते हो। वैसे ही तुम्हारे सर पर बहुत ज्यादा इनाम है, और अगर तुम एक अंग्रेज को मार दोगे तो सरकार तो तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएगी। और अगर तुमने अंग्रेज को मारा तो सरकार यहाँ पुलिस नहीं, आर्मी भेज देगी, और तुम्हें ढूंढ कर ही मारेंगे। और शायद वो तुम्हें भागते समय चूहे की तरह गोली मार दे। जबकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुमसे दोस्त की तरह मिलना चाहता हूं, फिर भी पता नहीं क्यों तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अब एंडरसन बोलते हैं कि यहां पर झूठ का सौदा चल रहा था। दोनों लोग झूठ बोल रहे थे। ना तो वो मुझे गोली मारना चाह रहा था, और जितनी हिम्मत मैं दिखा रहा था उतनी मेरे अंदर थी नहीं। उसकी परछाई देख के मुझे मालूम चल रहा था कि वो मजबूत कद काठी वाला इंसान है। वो मुझे गोली से नहीं, चाकू से भी मार सकता है। लेकिन क्या वो ऐसा करेगा, ये सवाल कौंध रहा था केनेथ एंडरसन के माइंड में। अब एंडरसन जानते थे कि डाकू सेल्वराज जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और एंडरसन ये भी जानते थे कि सेल्वराज भी झूठ बोल रहा है, लेकिन किस लेवल का झूठ बोल रहा है नहीं मालूम, क्योंकि इन्हें मालूम था कि वो पहले भी बहुत मर्डर कर चुका है। उसके लिए मर्डर करना कोई बड़ी बात थी नहीं, वो इन्हें चूहे की तरह गोली मार सकता था। लेकिन अगले ही एक्शन से कंफर्म हो गया कि सेल्वराज सोच क्या रहा है। अगले ही पल सेल्वराज ने अपनी बंदूक की बट नीचे रख दी और बंदूक के ऊपर झुका और बोला, श्रीमान जी, आप अलग ही लेवल के आदमी हैं। शायद आप पहले आदमी हैं जिसने मुझसे जान की भीख नहीं मांगी। क्या आप मुझसे वादा करते हैं कि आप पुलिस को या किसी को भी नहीं बताएंगे कि मैं यहां आया था? अपने दोस्त रंगा को भी नहीं बताएंगे कि मैं यहां था और आज हमारी मुलाकात हुई? एंडरसन ने कहा, मैं वादा करता हूं, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा मम्टी। और ऐसा कहते कहते केनेथ एंडरसन टेंट के बाहर आ गए और उससे बोले, मिलाओ हाथ। अब सेल्वराज ने अपनी बंदूक नीचे रख दी थी, दोनों हाथ मिला रहे थे, और एंडरसन सोच रहे थे कि अगर कोई तीसरा आदमी इस दृश्य को देखेगा तो उसका सर चकरा जाएगा कि एक ऐसा डाकू जिसने पता नहीं कितने लोगों को मारा है, जिसके सर पर इनाम है, वो एक अंग्रेज से हाथ मिला रहा है जिसने सफेद और नीला पैजामा पहना हुआ है, और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि अभी भी थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब एंडरसन बोलते हैं, हम लोग जमीन पर बैठ गए और हम बातें करते रहे, बातें ही करते रहे। एंडरसन का सोचना था कि यह व्यक्ति अच्छे दिल वाला व्यक्ति है, किसी से अपने दिल की बातें करना चाहता है जो ये कर नहीं पाता क्योंकि ये किसी पर विश्वास नहीं करता। अब सेल्वराज ने अपनी सारी कहानी बतानी शुरू की। कैसे वो एक खुश परिवार में रहता था, कैसे परिवार बर्बाद हो गया, कैसे वो डाकू बना, कैसे उसने लोगों को लूटा, ये बताते वक्त उसे गर्व था, लेकिन कैसे लोगों को मारा इस बात का उसे बड़ा अफसोस था। सेल्वराज बड़ा परेशान था और वो खुद इस जिंदगी से निकलना चाहता था, सम्मान पूर्वक, सुरक्षित। और एंडरसन बोलते हैं कि मैं उसकी मदद करना चाहता था जहां तक मदद मैं कर सकता था। अब धीरे धीरे सारी कहानी बता लेने के बाद सेल्वराज चुप हो गया। थोड़ी देर वहां पर खामोशी छा गई और उसके बाद एंडरसन ने बोलना शुरू किया। एंडरसन ने कहा कि दो गलत एक सही नहीं बनाते हैं मम्टी, ना कभी बनाते थे, ना ही कभी बनाएंगे। उन लोगों ने तुम्हारे पिताजी को मार दिया था, उसके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी।
इस बात से तुम्हें अधिकार नहीं मिल गया था कि तुम उसे और उसके परिवार के 9 लोगों को मार दो, और यही वजह है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। एंडरसन ने सेल्वराज की तरफ देखा और वो सहमति में सिर हिला रहा था। अब एंडरसन बोलते हैं कि मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया ये होता कि तुम आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन मैं खुद श्योर नहीं हूं कि क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा, क्योंकि मुझे डर है कि शायद तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, और मुझे डर क्या है, शायद ऐसा ही होगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम जैसा कर रहे हो वैसा ही करते रहो, तो यह भी गलत होगा, क्योंकि हर कोई तुम्हारे खिलाफ होता जा रहा है। लेकिन यहां पर सेल्वराज ने एंडरसन को रोका और बोला, श्रीमान जी, उन लोगों का क्या जो मुझे खबर देते हैं, जो मुझे खाना देते हैं, पुलिस के आने जाने और लूट की जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उन लोगों ने ही मुझे आपके बारे में बताया कि आप यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हो। फिर आत्मविश्वास के साथ सेल्वराज ने बताया कि आपने जिस पुलिस वाले से बोला था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, उसने एक दूसरे कांस्टेबल को यह बात बताई थी, और उस कांस्टेबल ने यह बात मुझे बताई, क्योंकि उसके पिताजी का मैं दोस्त था। वो गरीब आदमी है और मुझे खबरें पास करता है, और अपने भाई जो कि कांस्टेबल है उसकी मूवमेंट की जानकारी देता है, ताकि मैं उसे कोई नुकसान ना पहुंचाऊं। यहां तक कि रंगा भी मेरा दोस्त है। तो एंडरसन ने दूसरी बात बोली कि मम्टी, क्या तुम्हें अकेलापन नहीं लगता? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें आदमियों के बीच रहना चाहिए? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम बैठ के किसी से बातें करो, अपने दिल के सारे दुख उड़ेल के रख दो, जैसे कि तुम मेरे सामने उड़ेल रहे हो? तो मम्टी ने जवाब दिया कि श्रीमान जी, आप सही कह रहे हैं, सही में मेरा ऐसा मन करता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अंदर से बहुत अकेला हूं, दुखी हूं, परेशान हूं, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अब एंडरसन बोलते हैं कि उस आदमी की परेशानी देख के मैं अंदर से भावुक हो गया था, परेशान हो गया था कि ये व्यक्ति सही में परेशान है। काफी देर तक दोनों चुप बैठे रहे, लेकिन तभी एंडरसन को ऐसा लगा कि उनके पास उपाय है इसकी समस्याओं का। अब एंडरसन ने कहा कि सेल्वराज, तुम एक काम कर सकते हो, कावेरी नदी के पास जाओ, और जहां पर बिग बन्नू, वो बड़ा सा जो वाटरफॉल है और उसका जो गड्ढा है करीब 200 मीटर गहरा है, वहां जाकर अपना सारा सामान, अपनी बंदूकें, सब कपड़े फेंक दो। वो दोबारा कभी नजर नहीं आएंगे। जो भी तुम्हारे पास है सब फेंक दो। अपनी मूछें काट लो, बाल काट लो, अपने कपड़े पानी मत फेंकना, नहीं तो वो तैरने लगेंगे। उन कपड़ों को जला दो, और उसके बाद तुम चले जाओ शहर में। तुम्हें कोई पहचानेगा कैसे? तुम कावेरी नदी के किनारे किनारे चलते जाओ, और उसके बाद तुम मद्रास राज्य को क्रॉस कर जाओगे। तब तक तुम्हें पुलिस पहचानेगी नहीं, और उसके बाद जब तुम मेन रोड में आ जाओगे तो राइट टर्न लो। वहां से तुम पहुंच जाओगे कंकनहल्ली, और वहां से 33 किलोमीटर की दूरी पर है बैंगलोर, जहां मैं रहता हूं। और अगर तुम मुझसे बैंगलोर में मिलने आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और जबकि तुम पैदल चल के जाओगे तो ऐसा करने में तुम्हें कई दिन लग जाएंगे, और इन दिनों के दौरान ना तो अपने बाल बढ़ने देना, ना ही अपनी मूछें, नहीं तो लोग तुम्हें पहचान जाएंगे। रास्ते में चलते वक्त दिहाड़ी मजदूरी कर लेना, तुम्हें खाना खाने लायक पैसे मिल जाएंगे। ज्यादा पैसे रखना मत, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। और जब तुम बैंगलोर में आओगे तो मैं तो हूं ही तुम्हारी मदद के लिए। तो सेल्वराज ने कहा, पैसे की कोई चिंता नहीं श्रीमान जी, पैसे तो मेरे पास बहुत है। आप एक कागज में अपना एड्रेस लिख के दे दीजिए, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। एंडरसन ने कहा कि मम्टी, मैं कागज में लिख के अपना एड्रेस नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने पकड़ लिया और मेरी हैंडराइटिंग में वो कागज हुआ, मैं बहुत मुसीबत में आ जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूं, तुम उसे याद कर लो। अब सेल्वराज ने अपना सिर सहमति में हिलाया। तब एंडरसन ने कहा कि मेरा नाम है एंडरसन, लोग मुझे एंडरसन दोराई बोलते हैं, यानी कि एंडरसन श्रीमान जी। इस नाम को अच्छे से याद कर लो, बार बार रिपीट करना, कहीं तुम भूल ना जाओ। फिर एंडरसन ने कहा कि मैं तमाशा बंगले के पास में रहता हूं, जहां पर क्वीन विक्टोरिया का सफेद रंग का स्टेचू लगा है। जब तुम बैंगलोर पहुंच जाओगे तो किसी से भी पूछना कि मुझे उस सफेद मूर्ति की तरफ जाना है, और तमाशा बंगला और उस मूर्ति के बीच में एक लाल रंग का बंगला है, मैं उसी में रहता हूं। और याद रखना, मेरा नाम एंडरसन दोराई, इसको बार बार रटना, रिपीट करना। अब ये लोग जमीन में बैठे थे, और वो खतरनाक डाकू रो रहा था, और झुक के उसने मेरे पैर छुए, और वो बोला, दोराई यानी कि श्रीमान जी, आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं,
आप ही एक हैं जो मुझे समझ पाए। और क्या बताऊं, थोड़ी देर पहले मैं आपको मारने की सोच रहा था। अब मैं वही करूंगा जो आप बोलेंगे। एंडरसन का भी दिल भर आया था। वो उसके बालों को सहला रहे थे और जो डाकू था उसका मफलर जमीन पर गिर गया था। अब इन्होंने उसको ढांढस बंधाया, चुप कराया और उसको आराम से बैठाया। अब एंडरसन ने कहा कि अब तुम चले जाओ सेल्वाराज, क्योंकि सुबह के 5 बज चुके हैं। देखो, जंगली मुर्गे बोल रहे हैं, थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा, कोई तुम्हें यहां देख न ले। और वैसा ही करना जैसे मैंने कहा है, और भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ रहेंगे, सब कुछ अच्छा ही होगा। अब सेल्वराज झुका, उसने मेरे पैरों को चूमा, सलाम किया और वहां से चला गया। अब ये थोड़ी देर कुछ सोच ही रहे थे कि देखा, इनके पास रंगा खड़ा है। बोलता है, श्रीमान जी लगता है रात को सोए नहीं, आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं। क्या हाथी आ गया था या फिर मच्छर थे जो आपको परेशान कर रहे थे? और एंडरसन बोलते हैं, कभी कभी ऐसी बातें करता है रंगा कि जब मेरा मूड नहीं होता इस तरह के मजाक का। तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं बहुत बढ़िया नींद सोया और तुम्हें अच्छे से मालूम है मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। अब रंगा बोला, लगता है रात को मैंने खाना ज्यादा खा लिया था, क्योंकि चांदनी रात में मुझे ऐसा लग रहा था कि इस टेंट के बाहर 2 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। एक व्यक्ति तो आप थे, दूसरा व्यक्ति खाकी कपड़े पहने था, उसके पास बंदूक भी थी। कितना अजीब सपना है ना श्रीमान जी। अब एंडरसन समझ चुके थे कि ये रात भर से हमें देख रहा था, लेकिन एंडरसन ने अपना सिर रंगा की तरफ घुमाया और बोला, हाँ सच में ये सपना ही था। और याद रखो रंगा, ये सपना ही था, भूलना मत इस बात को। और आज के बाद इस सपने को भूल भी जाना। और अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो एक बात याद रखना कि हमारी 35 साल पुरानी जो दोस्ती है 1 मिनट में टूट जाएगी। ये सुनना था कि रंगा खुश होकर बोला कि दोराई, मुझे रात को बड़ी अच्छी नींद आई, कोई सपना भी नहीं आया। अब एंडरसन मुस्कुराए और उसके कंधे पे हाथ रखा और रंगा भी मुस्कुराया। उनकी दोस्ती बरकरार थी। अब एंडरसन बैंगलोर आ गए और बहुत बार सोचा मम्टी वायन यानी सेल्वराज के बारे में। करीब 3 महीने बीत गए थे। ये अपना लंच करके बैठे थे, तभी दरवाजे पर इनका कुत्ता भौंका। अब कुत्ते की भौंकने की वजह थी एक भिखारी जो कि अक्सर इनके घर के बाहर आया करते थे। देखा, वॉचमैन के ऊपर झुका हुआ एक भिखारी जो कि गंजा है, क्लीन शेव्ड है, गंदे कपड़े पहने हैं और फटी पुरानी चप्पल पहनी है। उस आदमी ने इनसे देख के बोला कि क्या मुझे कुछ मदद मिलेगी अंग्रेज साहब? एंडरसन को गुस्सा आ चुका था। वो उसे बाहर निकालना चाहते थे, गाली भी देना चाहते थे। अब उस व्यक्ति की आंखें, गहरी आंखें, एंडरसन की आंखों में देख रही थी। और जब एंडरसन नजदीक गए तो देखा एक कट का निशान है जो कि उसकी आंख से लेके कनपटी तक जा रहा है। अब एंडरसन बोले, मम्टी वायन, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अब डोनाल्ड जो एंडरसन का बेटा था काम पे गया था, वाइफ भी कहीं काम पे गई थी, केवल एक छोकरा यानी कि सर्वेंट घर पे था। मैंने इशारे से मम्टी वाइन को रोकने के लिए बोला, छोकरे को बुलाया और बोला कि स्टेशन तक जाओ और मद्रास से आने वाली ट्रेन कब आ रही है पता करके आओ। ऐसा इन्होंने इसलिए किया था कि कम से कम 1.5 घंटे के लिए वो लड़का घर से बाहर चला जाएगा। अब मैंने मम्टी वाइन को घर के अंदर बुलाया और उसके बाद उसे चाय ऑफर की, कुछ खाने के लिए दिया। अब एंडरसन ने पूछा कि तुम कैसे यहां तक आए? तो मम्टी वाइन यानी सेल्वराज ने कहा कि मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। हालांकि मेरा दिल भर आया जब मैं अपनी बंदूकें, अपना सामान उस गड्ढे में फेंक रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे किया। और जब मैंने वो कर दिया तो बाकी सब कुछ करना कोई मुश्किल काम नहीं था। रास्ते में मैंने एक अमीर आदमी के पास काम किया दिहाड़ी मजदूर के रूप में, और वो कितना ही एरोगेंट था, अपने स्टाफ को कितने खराब तरीके से रखता था कि मेरे दिल में तो आया कि मैं दोबारा मम्टी वाइन बन जाऊं। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, और मैंने ये भी डिसाइड किया कि आगे से किसी के पास काम भी नहीं करूंगा। फिर मैंने देखा कि बहुत सारे भिखारी साधु के वेश में हैं, कोई उन्हें गाली भी नहीं देता, वो कभी भूखे भी नहीं सोते। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं साधु बन जाऊंगा। तो अब मैं साधु बन चुका हूं और इस लाइफ को मैं एंजॉय कर रहा हूं। अभी मैं मद्रास की तरफ ट्रेवल कर रहा हूं और सोचता हूं वहीं बस जाऊं। और उसने बोला, अब मेरा नाम मम्टी नहीं है, मेरा नाम है ओम कृष्णा। तो मैंने कहा, मम्टी ऐसा मत करना। फिर बोले, सॉरी ओम कृष्णा, ऐसा मत करना, मद्रास यहाँ से बहुत दूर नहीं है, कोई यूनिफॉर्म वाला तुम्हें पहचान सकता है, तुम हैदराबाद चले जाओ, वहां तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। थोड़ी देर के लिए ओम कृष्णा ने थोड़ा सोचा और फिर सहमति में सिर हिला दिया कि श्रीमान जी, आप सही कहते हैं। अब एंडरसन ने कुछ पैसे दिए
लेकिन सेल्वराज ने कहा कि नहीं श्रीमान जी, पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, यही चीज है मेरे पास पुराने दिनों की। उसने कपड़े में बंधी हुई एक अंगूठी निकाल के दी। तो एंडरसन ने पूछा, इसे तुमने कहाँ से चुराया? बोला, मैंने इसे चुराया नहीं था, इंजीनियर से लिया था। उसके बाद वो हंसने लगा कि वो अपने उस पुलिस गार्ड के साथ में जो खिलौने वाली बंदूक थी उसके साथ नदी किनारे टहल रहा था, और उसे नहीं मालूम था कि मुझे मालूम है कि वो बंदूक खिलौने वाली है। अब ओम कृष्णा ने बोला कि मैंने उस गार्ड को बोला कि अगर तुमने हिलने की कोशिश की कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं एक चट्टान पर बैठा था। अब जैसे ही मैंने बोला तो वो कांस्टेबल बंदूक छोड़ के फौरन वहां से भाग गया। अब मैं आगे गया, पहले वो बंदूक नदी में फेंकी और फिर इंजीनियर साहब के पास गया। लेकिन इंजीनियर साहब मुझसे डरे नहीं, क्योंकि वो इंजीनियर साहब चौंक गए थे कि पुलिस वाला कैसे वहां से भाग गया। और मैंने कड़कती हुई आवाज में कहा कि जो भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा, ममटी वाइन, मैं तुमसे डरता नहीं हूं, तमीज से बात करो। उन्होंने मुझे 10 रुपए दिए और अपनी अंगूठी भी उतार के दी। मैंने वो रुपए और अंगूठी दोनों उस बहादुर आदमी को वापस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो वो अंगूठी मैंने पहन ली। और मैं सच बोलता हूं, ये घटना आपसे मिलने से पहले हुई थी। मेरा यकीन करिए, जब से मैं आपसे मिला मैंने किसी को भी नहीं लूटा है, और ये अंगूठी मैंने रख ली थी आपके लिए गिफ्ट के रूप में। तो इन्हें मालूम चला कि इंजीनियर साहब की भी मुलाकात हो चुकी है ममटी वायन से, और उसके बाद ममटी वायन यानी कि सेल्वराज और यानी कि ओम कृष्णा वहां से चला गया, और उसके बाद एंडरसन से कभी उसकी मुलाकात हुई नहीं। और उसके बाद उस इलाके में कभी भी ममटी वायन की कोई खबर नहीं आई। एक दिन अचानक से खबर आई कि ममटी वायन को उसके एक दोस्त ने गोली मार दी है, और उसे 500 रुपए का इनाम और वो 5 एकड़ जमीन दी जा रही है जो उसके सर पर रिवार्ड था। अलग अलग अफवाहें चलने लगी। कोई बोला ममटी वायन अपनी बीवी से मिलने जा रहा था, तब उसे गोली लग गई। कोई बोला बाजार में लग गई। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी वाइफ का ब्रदर था जो कि कर्जे में डूबा था, और ये स्टोरी उसी ने बनाई थी कि उसे 500 रुपए मिल जाए और 5 एकड़ जमीन मिल जाए। अब स्टोरी ऐसी बनाई गई कि उसकी वाइफ ने ममटी वाइन का फेवरेट फूड बनाया था, और जब वो उसे खाने आया तो उसमें उसके साले ने पेस्टिसाइड मिला दिया था, और जैसे ही उसे खाया उसकी मौत होने लगी। तभी उसके साले ने गोली मार दी। उसके बाद ममटी वाइन की डेड बॉडी लाई गई, उसका अंतिम संस्कार किया गया। बहुत सारी भीड़ जमा थी उसके अंतिम संस्कार में। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये स्टोरी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।